हमारे कुछ ही क्वेश्चन बच जाए इस चैप्टर के, तो वो आज पहले फिनिश अप कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। फिर हम डिस्कशन करेंगे कल जो आपका टेस्ट हुआ कैसा हुआ, क्या आपका फीडबैक है उसको लेके। फिर टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। मोस्ट प्रोबेबली आई स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है बट कोई नहीं, उनको 3-4 दिन में 5 दिन में मैक्सिमम वो कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन वाला, वो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नए बच्चों को भी उसमें फायदा हो जाएगा। तो टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। फॉर द टाइम बिंग आपको अपने पैकेज को फिनिश अप करना है, उसकी एक रिकॉर्डिंग, उसका एक डाउट सेशन हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसी से स्टार्ट करते हैं। उसका नंबर बताएगा कोई मुझे कि कौन सा नंबर था उस क्वेश्चन का? किसी के पास कॉपी में लिखा हो विच नंबर इट इज? जो भी हमने एक क्वेश्चन दिया था ये वाला, a अपॉन b प्लस c वाला। इफ a b c are positive real numbers, if a b c is greater than 0, then we have to prove a upon b plus c 84, okay। तो a upon b plus c plus b upon c plus a plus c upon a plus b is greater than equal to 3/2, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। टेस्ट का जिस बहुत बच्चों को टेस्ट में दिक्कत है, मेरे को मैसेज भी आया बहुत लोगों के कि सर मेरा छूट गया, मेरे को बहुत मुश्किल लगा, मुझे आसान लगा, ऐसे करके वो हम सब डिस्कशन करेंगे। आई विल गिव एवरीवन चांस टू स्पीक, और भी वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, ठीक है। अभी राइट नाउ वी विल फोकस ऑन फिनिशिंग अप दिस चैप्टर, तो हम वही करते हैं अभी। चलो, अब इस प्रॉब्लम को बहुत बच्चों ने कर भी दिया है, अलग अलग तरीकों से किया है, तो मैं मतलब इसको एक तरीके से बताता हूँ, उससे हम करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा उसमें गलत भी था, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते हैं। तो मैंने क्या किया इस प्रॉब्लम को करने के लिए, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी आ रहा है, तो मैंने क्या किया, लेट्स कंसिडर b प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो a प्लस बी से स्टार्ट कर लेते हैं, काम करते हैं। ऐसा करते हैं कि a प्लस बी को x मान लेते हैं, ठीक है। b प्लस सी को y मान लेते हैं, और c प्लस a को z मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। समझ आ गया होगा? ऐड करोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे जैसे अगर इसकी बात करें, अब मुझे a निकालना है, तो a कैसे निकलेगा? a कैसे आएगा, अगर आप यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू डाल दो। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, y। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, y। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारी a की वैल्यू हो गई, समझ गए। a में क्या आया, माइनस y आ गया। अब b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस सी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2, a प्लस सी इज z, तो हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली c का भी हमें आइडिया लग जाएगा, जैसे a में y सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, b में z सब्ट्रैक्ट हुआ, तो c में क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसा रिड्यूस हो गया। अब देखना ये थोड़ा इजी बन जाएगा। अब a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x प्लस जेड माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी इधर ध्यान दो। b प्लस सी हमारा क्या था, y, तो ये डिवाइडेड बाय y आ गया। प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, b है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, और उसके डिनोमिनेटर में a प्लस सी है। a प्लस सी हमारे पास z के बराबर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है, c अपॉन a प्लस बी, तो c है y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। इसको हमें प्रूव, मतलब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उसकी उठा ली, ये मेरे को प्रूव करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अब आपके पास ये टर्म बन गई x, 1/2 बाहर कर लेते हैं, काम करते हैं ना, 1/2 बाहर कर लिया हमने। तो क्या क्या बन गया हमारे पास, x बाय वाई प्लस जेड बाय वाई माइनस 1। नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, x बाय जेड प्लस वाई बाय जेड माइनस 1। नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, y बाय एक्स प्लस जेड बाय एक्स माइनस 1। अब आपको मैंने उस दिन भी बताया था t प्लस 1/t इफ t इज ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एएमजीएमसी आता है ना, t प्लस 1/t बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t इंटू 1/t। तो उससे ये आ जाता है t प्लस 1/t इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर t ग्रेटर देन 0। तो x प्लस वाई, और यहाँ पे y प्लस एक्स भी एक बैठा होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये टर्म हमेशा किससे बड़ी हो जाएगी, अगर मैं मतलब लगाता हूँ अब इनइक्वालिटी, तो दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। प्लस
वाई बाई जेड और जेड बाई वाई, ये भी किससे बड़ा हो जाएगा 2 से। एक्स बाई जेड और जेड बाई एक्स, इन दोनों का सम भी किससे बड़ा हो जाएगा 2 से, -3। तो दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो ये इसका आंसर आ गया। ऑल क्लियर कर दो, कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताओ। ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि कुछ एज्यूम करके, जैसे आपको याद होगा एक हमने और प्रॉब्लम किया था, उसमें हमने ना a प्लस बी माइनस सी ऐसी टर्म आ रही थी, उसको अल्फा बीटा गामा मान लिया था। तो कुछ प्रॉब्लम जो होते हैं वो कुछ एज्यूम करके बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया, a प्लस बी को x मान लिया, b प्लस सी को y मान लिया, c प्लस ए को z मान लिया, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हमें कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, तो उनको करते हैं। तो दिस वाज 84th प्रॉब्लम। अब 85th प्रॉब्लम पे आते हैं। लास्ट प्रॉब्लम कॉपी में कौन सा था? लास्ट प्रॉब्लम यही था, इसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? तो मैं देख लेता हूँ नोट्स में। हाँ 84 ही था, अभी 85th प्रॉब्लम है। अब ध्यान दो सब लोग इधर। ठीक है, चलो देखो, अभी वाला क्वेश्चन करना है। इफ 1/a, कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करने को दूंगा, कुछ मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। इफ 1/a प्लस 1/a माइनस 2b प्लस, ये भी पैकेज का प्रॉब्लम है शायद ना, कुछ प्रॉब्लम्स मैं पैकेज के भी पिक करूंगा। c माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई है। 1/a प्लस 1/a माइनस 2b प्लस 1/c प्लस 1/c माइनस 2b is equal to 0 and a b c are not in ap, not in ap, then a comma 2b comma c are in ap gp hp agp। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सब लोग रफ कॉपी में ट्राई करना स्टार्ट करो। वन बाय ए प्लस वन बाय ए माइनस टू बी प्लस वन बाय सी प्लस वन बाय सी माइनस टू बी। और हमें ये चेक करना है ए बी सी एपी में है, ए बी सी आर नॉट इन एपी, देन ए कॉमा टू बी कॉमा सी, ए कॉमा टू बी कॉमा सी को चेक करना है। ठीक है, तो मैं भी कर रहा हूँ पैरेलल में। तो मेरे पास आ जाएगा वन बाय ए प्लस वन बाय सी माइनस टू बी प्लस वन बाय ए माइनस टू बी प्लस, आप लोग अपना अपना करें सब लोग। ए और टू बी और सी को देखना है। आया किसी का आंसर?
क्या कर रहे हो भाई? बताओ बताओ, जल्दी से आंसर आया? चलो देखो, आप सबको स्क्रीन और वॉइस आ रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है सब बच्चे गायब हो गए। यस लिखो एक बार सब लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। देखो, अगर इस क्वेश्चन को, देखो अब सुनो, अच्छा देखो। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा मैथ्स में, हाँ एचपी आएगा बेटा, वेरी गुड। देखो इधर ध्यान दो आप। कई बार क्या होता है ना मैथ्स में, थोड़ी सी ना मैथ्स आपको अभी कई बार क्या लगेगी, मुश्किल लगेगी। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, अगर वो ट्रिक आपने नहीं लगाए ना तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही लेंदी सा हो जाएगा। अब जैसे इस प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसा ही है। अब मान लो मैं गलती से, मतलब किसी बच्चे ने गलती से इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर वो सिंप्लीफाई करता जा रहा है, तो उसका क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब वही है कि इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं, सॉरी, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं और मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूं तो ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है, उसके पीछे का रीजन भी है। क्यों रीजन है, देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, a प्लस सी माइनस टू बी। इन दोनों को पहली और आखिरी को टर्म को ऐड करोगे तो भी न्यूमरेटर क्या बनेगा, a प्लस सी माइनस टू बी। ठीक है, तो जिसको ये चीज स्ट्राइक कर जाएगी ना उसका प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगा, और जिसको ये चीज स्ट्राइक नहीं करेगी हो सकता है उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो, जिससे मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, या अदरवाइज वो किस कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, प्रॉब्लम काफी लेंदी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड किया। क्यों ऐड किया, जैसे ऐड किया अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ये मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म लिख दिए है, और ये मैंने सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म लिख दिए है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये जो मेरी टर्म बनेगी ये क्या बनेगी, ए प्लस सी माइनस टू बी अपॉन ए इंटू सी माइनस टू बी। ये बन जाएगी ए प्लस सी माइनस टू बी अपॉन सी इंटू ए माइनस टू बी। तो इसका न्यूमरेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर कॉमन निकाल के हम जीरो में भेज सकते हैं। वैसे अगर आपके पास कभी भी ऐसा आता है एक्स इंटू वाई इजिकल टू जीरो आता है तो इसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, आप समझ गए। तो यहां से अगर आप कॉमन निकाल के जीरो भेजोगे तो ए प्लस सी टू बी के बराबर होना चाहिए, तो एक रिजल्ट ही आएगा। दूसरा रिजल्ट आएगा जो ये नीचे लिखा हुआ है, बट ए प्लस सी टू बी के बराबर नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए बी सी आर नॉट इन एपी। तो अगर ए बी सी एपी में होते तो ए प्लस सी टू बी होता। तो अब ये तो गिवन है कि दिस इज गिवन दैट ए प्लस सी इज नॉट इक्वल टू टू बी। तो अब जब ये गिवन है कि ए प्लस सी टू बी के बराबर नहीं होगा, तो मुझे ये समझ आ गई ये टर्म मेरी जीरो नहीं होगी, तो पक्का से इसको जीरो होना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने नेक्स्ट टर्म में उसको जीरो में भेज दिया, क्योंकि वो जीरो नहीं था। जैसे आपको मान लो ऐसा आ जाए टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो टू तो जीरो नहीं है तो एक्स से तो जीरो होगा बेटा। ठीक है, तो ए प्लस सी माइनस टू भी जीरो नहीं था, उसको जीरो में भेज दिया। फिर ये टर्म बची, इसको मैं उधर ले गया, नेगेटिव आ जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया। फिर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी माइनस टू ए बी माइनस ए सी प्लस टू बी सी, इसको उधर ले गया, तो मेरे पास टू बी आ गया, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी। तो ये क्या होता है, अगर आपके पास ये रिलेशन होता है, आपको याद होगा बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, इसका मतलब ए बी सी किस में, एचपी में। अब यहाँ पे टू भी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बी की जगह टू भी आ रहा है, तो यहां से कंक्लूजन आ जाएगा ए कॉमा टू कॉमा सी आर इन एच पी। ए कॉमा टू बी कॉमा सी आर इन एच पी। अब किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर करो और इमोजी बना दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज 85, नाउ प्रॉब्लम 86।
ऐसा टेस्ट में भी एक क्वेश्चन दिया था, तो वही कर रहे हैं। 1/1 रेश टू द पावर 4, 1/2 रेश टू द पावर 4, 1/3 रेश टू द पावर 4 and so on to infinity is given as pi raised to the power 4 divided by 90। ठीक है, तो ये हमें एक सीरीज दी हुई है, एक सीक्वेंस है जिसका सम दिया हुआ है कि भाई इसका जो सम है वो पाई रेशो पावर 4 डिवाइडेड बाय 90 है। तो जब उसने इसका सम दे दिया तो इसका मतलब है वो आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई इसके सम को प्रूव करो, ये आपको नहीं करना है कि भाई इसकी वैल्यू प्रूव करने लग गए पाई रेशो पावर 4 डिवाइडेड बाय 90, वो आपके मतलब स्कोप से ही बाहर है। वो इंटीग्रेशन वगैरह से प्रूव होता है कि 1/1 रेशो पावर 4 प्लस 1/2 रेशो पावर 4 1/3 रेशो पावर 4 सो ऑन टू इंफिनिटी इज पाई रेशो पावर 4 डिवाइडेड बाय 90। ये अलग ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको आपको नहीं प्रूव करना है। बट उसने क्या बोला, अगर इफ ये स्टेटमेंट ट्रू है then you have to find the value of 1/1 raised to the power 4 plus 1/3 raised to the power 4 plus 1/5 raised to the power 4 so on to infinity। ठीक है, ऐसे ही सेम प्रॉब्लम मैंने टेस्ट में दिया था, तो इसको एक बार मैं बता देता हूं कैसे करना है। अब देखो एक पैटर्न है इसमें, जो ऊपर वाली टर्म है जो गिवन है उसमें सारी टर्म्स आ रही हैं, 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, सारी आ रही है। बट जो आपको रिक्वायर्ड टर्म है उसमें क्या आ रहा है, बस 1 3 5 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को यहां से मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो। अच्छा, एक इनफाइनाइट टर्म्स अगर आपके पास है उसको आप दो इनफाइनाइट सीरीज में ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ये वाली बात, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। मैंने कभी आपको पहले बताया था जब शायद बेसिक मैथ्स में, कि इन्फिनिटी है ना एक ब्रैकेट है, और वो ब्रैकेट भी खुद भी बहुत बड़ी है, मतलब इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज पॉसिबल, लार्जेस्ट रियल नंबर भी आप बोल सकते हो। इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट रियल नंबर विच इज पॉसिबल। तो अब कोई बोले कि भाई मैं लार्जेस्ट रियल नंबर लिख सकता हूँ, तो वो गड़बड़ है, नहीं बेटा, बीएन मेथड से नहीं होगा ये। तो ये मतलब क्या हो गया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई इन्फिनिटी लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल है, रियल नंबर, ठीक है। बट इन्फिनिटी क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, मतलब इन्फिनिटी ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर है, मतलब इन्फिनिटी एक ब्रैकेट है। तो ऐसा आगे हम मैथ्स में जाके पढ़ेंगे कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल आल्सो गिव इन्फिनिटी, बिकॉज देयर इज नो बिगर नंबर देन इन्फिनिटी, इसलिए हम बोलते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी विल आल्सो गिव अस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रेज्ड टू द पावर इन्फिनिटी विल गिव अस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 3 विल गिव अस इन्फिनिटी। तो ऐसा है कि इन्फिनिटी एक ब्रैकेट है, इन्फिनिटी को 4 5 6 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो इन्फिनिटी ही रहेगा, इन्फिनिटी को किसी से भी डिवाइड करोगे प्रोवाइडेड वो खुद इन्फिनिटी ना हो तो वो इन्फिनिटी ही रहता है। इन्फिनिटी बाय 2 इज आल्सो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 3 इज आल्सो इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं एक इन्फिनिटी को दो इन्फिनिटी में ब्रेक कर सकता हूँ, वो इस प्रॉब्लम का क्रक्स है, मतलब वो कंसेप्ट है, वो अगर आपको आता होगा तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लोगे। तो अब करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 1/1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1/3 रेज़ टू द पावर 4, ये वाली सीरीज को लिख रहा हूँ जो टॉप पे है, 1/5 रेज़ टू द पावर 4, ऐसे ऑड वाली मैंने अलग कर ली क्योंकि ये मेरी रिक्वायर्ड टर्म है, प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 4, 1/4 रेज़ टू द पावर 4, 1/6 रेज़ टू द पावर 4, 1/8 रेज़ टू द पावर 1 टू इन्फिनिटी, ये मैंने अलग कर ली। तो एक इन्फिनिटी सीरीज ये आ गई, एक इन्फिनिटी सीरीज ये आ गई, पाई 4 डिवाइडेड बाय 90। मेरे को लग रहा है हर एक बच्चे को ये बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाली सीरीज क्या थी, 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, तो मैंने 1 की पावर 4 इधर लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 इधर लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 इधर लिख दिया, 4 की पावर 4 इधर लिख दिया, 5 की पावर 4 इधर लिख दिया, 6 की पावर 4 इधर लिख दिया, 7 इधर लिखूंगा, 8 9 10 ऐसे करके मैंने सीरीज को ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मेरी रिक्वायर्ड टर्म है, ये तो मुझे निकालना है ना, आरटी कहने का मतलब है रिक्वायर्ड टर्म, जो हमें प्रॉब्लम में निकालनी है। ठीक है भाई साहब, तो ये तो मुझे क्लियर हो गया, ये तो मेरी रिक्वायर्ड टर्म है, तो इसको मैंने लिख दिया 1 बाय, इसको आर टी लिख देते हैं, तो ये मेरी रिक्वायर्ड टर्म है जिसमें ऑड टर्म्स हैं, तो ये मेरे को निकालनी है, तो इसको मैंने आर टी लिख दिया। प्लस अब इसको देखो, इसमें एक अच्छी चीज हो गई, 1/2 की पावर 4 आप कॉमन निकालो, अगर आप 1/2 की पावर 4 कॉमन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/4 की पावर 4, सो ऑन टू इन्फिनिटी आ जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज पाई 4 डिवाइडेड बाय 90, पाई रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 90। अब आपको जान के ये खुशी होगी कि भाई 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, ये तो भाई हमें पता ही है, इसकी वैल्यू तो प्रॉब्लम में दी हुई है ना, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई 4 डिवाइडेड बाय 90, तो पुट कर दो इसमें, तो आर टी किसके बराबर हो गया, 1/2 की पावर 4 इंटू पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 90।
तो हमारी कहानी बन गई। अब पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 90 को उधर ले जाओ, 1 माइनस 1/16 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। तो वैल्यू आ जाएगी पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60। 16 माइनस 1 15/16 हो जाएगा, 15 6 जा 90, तो पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 96 हमारी रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी। तो हमारा आंसर आएगा पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 96। अब किसी को कोई दिक्कत आ रही है जीवन में तो बताओ। अगर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप एक भाई इमोजी बना दीजिए। अनुज आपको क्लियर नहीं हुआ? अंकित, अश्मित, आदित्य, भाई सबको लिखना है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, वो बेसिकली वही किया बेटा। मैंने क्या किया, सम ऑफ रिक्वायर्ड टर्म जो है, नहीं उसमें सम ऑफ इवन टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके वो सम ऑफ इवन, वही बात हो जाएगी जो आप कह रहे हो ना, सम ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स। अक्षिता कह रही है सम ऑफ रिक्वायर्ड टर्म्स माइनस सम ऑफ इवन टर्म्स, तो बात तो वही बनेगी ना। सम ऑफ रिक्वायर्ड टर्म मेरे पास क्या है, देखो हमें निकालना क्या था, ऑड निकालना था। तो आप इसमें से ही तो इवन को सब्ट्रैक्ट इसमें से नहीं करोगे, से इसमें इवन टर्म है उसमें से इवन टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट करोगे। और हमने वही किया ना, हमने क्या किया है, जो ये वाली टर्म है इसको दो में ब्रेक कर दिया, एक जो रिक्वायर्ड टर्म थी और एक इवन वाली टर्म्स थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 86 हो गया है, 87 पे आते हैं। प्रॉब्लम 87। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जेई मेंस का प्रॉब्लम है, हो सकता है आपने देखा हो असाइनमेंट वगैरह में। इफ A1 A2 A3 so on to A10, दिस इज इन AP। ठीक है, H1 H2 H3 so on to H10 is in HP। ठीक है, if A1 is equal to H1 is equal to 2 and A10 is equal to H10 is equal to 3, then we have to find A4 H7। ट्राई करो भाई सब लोग। हाँ उमंग, आपका आंसर सही है। और बाकी देखो किसी का आया आंसर।
नहीं तनीषा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो इधर ध्यान दो। अब जैसे अब A1 जो AP है वो क्या है, 2, A2, A3, ऐसे करते करते A9 और 3, हाँ 6 आएगा इसका आंसर बेटा, मैंने बता दिया। जिसका आंसर आता जा रहा है वो चैट बॉक्स में लिखते रहो बस, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मेरी AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है और 10th टर्म 3 है, ठीक है। हाँ, और जो HP है उसकी भी फर्स्ट टर्म 2 है, तो HP को AP में बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 1/2, 1/H2, 1/H3, ऐसे करते करते 1/H9, 1/3। तो ये आपकी AP1 हो गई और ये आपकी AP2 हो गई, ठीक है। तो हमें A4 और H7 निकालना है, तो A4 निकल जाएगा हमारा। कैसे निकल जाएगा, 3 यहां से देखो, यहाँ इसको क्या लिखोगे, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस कितना, 3 कौन सा टर्म है, 10th टर्म है, 9D। तो D हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो हमें अगर A4 निकालना है तो A4 हो जाएगा 2 प्लस 3D, ठीक है। तो 2 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 7/3। तो A4 आ गया हमारे पास 7/3। अब आते हैं H के ऊपर। तो हमें कौन सा निकालना था, A4H7 निकालना है। तो अब उसका D कितना आ जाएगा, इसका D कितना आएगा, इसका D आ जाएगा हमारे पास। इसका D निकालने के लिए आप लिखो 1/3 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 9D डैश, लिख देते हैं इसको। हाँ 6 आएगा बेटा। तो हमारे पास 9D डैश किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा -1/6। तो D डैश आ जाएगा -1/54। तो मेरे को 1/H7 निकालना है, तो 1/H7 विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 6D डैश, तो 6D डैश आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/6, 9 सा 54, तो ये आ जाएगा 7/18, ठीक है। तो H7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/7। तो अब आपके पास आ गया एक 18/7, एक आ गया 7/3। इन दोनों का आप प्रोडक्ट चाहते हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब तुम लोगे तो A4H7 किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। तो आंसर है 6, ठीक है। इजी प्रॉब्लम हो गई, कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी थी बस। तो हमें पता था कि भाई A4 और H7 निकाल लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। HP के प्रॉब्लम को AP में बना के करना था आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट और दे रहा हूं मैं प्रॉब्लम, अब देखो प्रॉब्लम 88। तो इसमें है ऐसे 3 समेशन दिए हुए हैं। एक समेशन हो गया K 1 से J, और यहाँ पे उसने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे हो गया J 1 से I, और यहाँ पे लिख दिया I 1 से N। निकालो भाई इसकी वैल्यू जल्दी से, जल्दी जल्दी करो बेटा। नहीं M नहीं आएगा इसका आंसर। नहीं जे तो आएगा ही नहीं, फाइनल आंसर N की टर्म्स में आएगा अनुज। तनीषा वेट करते हैं अभी। खुशी का कुछ अलग आ रहा है, ओके। कोई नहीं, एक बार सब लोग अटेम्प्ट कर लो, मैं और हाफ मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ आपको।
ओके, प्रियांशु ने अटेम्प्ट कर दिया है, जलज ने भी कर दिया है। सबके अलग अलग आ रहे हैं, मैच ही नहीं कर रहे हैं आंसर आपके। चलो एक मैं बताता हूँ। चलो अभी इधर ध्यान दो। और कोई अटेम्प्ट कर रहा है अभी? करो करो। ओके, उमंग ने अपना आंसर चेंज कर दिया है। मुझे इसका आंसर याद नहीं है, बस अभी निकाल देंगे अभी थोड़ी देर में। चलो ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब सब लोग ध्यान से सुनो। अब है क्या इस प्रॉब्लम में, तीन समेशन है। तो तीन समेशन देख के बच्चा कहेगा कि भाई सर ने तो एक ही समेशन बताया था, अब तीन समेशन आ गया, अब मैं कैसे करूं? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक करके। अब क्या करोगे, जैसे ब्रैकेट होती है वैसे ही समेशन है। पहले आप इस समेशन को सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें। इसके आसपास ब्रैकेट लगा देते हैं इसीलिए, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, इसको मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले अंदर वाला समेशन सॉल्व होगा, जब वो सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद फिर बाहर वाला समेशन सॉल्व होगा, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी सांस ले लेनी है कि भाई थक गए होगे आप इतना सॉल्व करने के बाद। फिर इस वाले को सॉल्व कर देना है बस। तो एक दो सांस लेने पे आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। कैसे? अब देखो पहले वाले सबसे अंदर वाले समेशन को सॉल्व करते हैं। अब वो क्या है, उसमें वन बैठा हुआ है, तो के वन होगा तो वन होगा, के टू होगा तो वन होगा, के थ्री होगा तो वन होगा। ये अंडरस्टूड है, आई एन जे के जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि समेशन पे नेचुरल नंबर ही आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने अंदर वाले को सॉल्व किया, तो ये मेरे दोनों समेशन मैंने यहाँ पे एज इट इज रख दिए। और सबसे अंदर वाला समेशन क्या हो गया, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन सो ऑन टू जे टाइम्स, तो क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा, ठीक है जी। अब फिर तूने पहला वाला समेशन सॉल्व कर दिया, एक सांस ले ले तू। अब क्या, अगर जे वन से आई में, अब जे वन से आई में तू सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, देखो पता है वो तो वन प्लस टू प्लस थ्री सो ऑन टू आई हो गया ना। अब तो ये क्योंकि जे वन होगा पहले, फिर जे टू होगा, फिर थ्री होगा, ऐसे करते करते जे कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा। अब इसका सम तेरे को निकालना आता है, क्या होगा इसका सम, आई वन टू एन, आई इंटू आई प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो आई इंटू आई प्लस वन बाई टू हो गया, ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, वन बाई टू बाहर ले लिया, आई वन से एन लिख लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्केयर प्लस आई आ जाएगा। अब समेशन तेरे को पता है ब्रेक हो जाता है, तो क्या वैल्यू आएगी, हाफ इंटू समेशन ऑफ आई स्केयर वन टू एन प्लस समेशन ऑफ आई आई वन टू एन, बस ये हो गया इसका आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जिसको मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसका किसका आंसर ऐसा आया था, किसी का ही आंसर आया? चलो कोई नहीं, क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो इसको। प्रियांशु तुम्हारा ही आंसर है, तुम्हारा तो अलग है। एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस फोर बाई 12। सर चलो ठीक है, हो सकता है सर सिंप्लीफाई करके। हाँ बेटा बताओ। सर वो जो आई इंटू आई प्लस वन बाई टू वो चीज़ आ गई, उसके बाद रियल मेथड से ट्राई किया था। इसको वीएन से क्यों किया, ये तो सर वो समेशन का प्रॉब्लम है ना। वैसे वो आई प्लस वन माइन वो आपने बोला था ना, जब ऐसे डिफरेंशियल लगे आई इंटू आई प्लस वन, तो फिर मैंने आगे वो टर्म से वो मल्टीप्लाई कर दिया आई प्लस टू माइनस आई प्लस वो वन से। बेटा डिनोमिनेटर में था, वो डिनोमिनेटर में था, देखो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो डिनोमिनेटर में टर्म थी, अगर ऐसा होता ना टू डिवाइडेड बाय, अगर ऐसी टर्म होती, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी टर्म होती टू डिवाइडेड बाय आई इंटू आई प्लस वन, तो आपको वीएन मेथड लगाना था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, इसको वीएन से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मतलब ये बोलना गलत होगा कि वीएन से सर नहीं करना चाहिए। उसमें फिर ऐसा करना पड़ेगा, आई प्लस वन आई प्लस टू माइनस आई माइनस वन, ऐसे करके करना पड़ेगा इसको। तो ऐसे करके अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद।
तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हो, बट वो ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ पे जो जल्दी स्ट्राइक कर रहा हो। जैसे इसको देख के मेरे को तो बहुत जल्दी स्ट्राइक कर गया कि मेरे को आर स्क्वायर का समेशन और आर का समेशन आता है। आर का समेशन होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, आर स्क्वायर का समेशन होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो दोनों तरीके से हो जाएगा, बट जो आपको जल्दी स्ट्राइक करे आप उससे करने की कोशिश करें, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये 88 था। अब आते हैं प्रॉब्लम 89 पे। अब देखते हैं कौन कर पाता है। ये भी कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो दो समेशन है इसमें, आर वन से एन और एस वन से एन डेल्टा आर एस, टू रेस टू द पावर आर, थ्री रेस टू द पावर एस, वेयर डेल्टा आर एस इज इक्वल टू जीरो इफ आर इज नॉट इक्वल टू एस, ठीक है, एंड डेल्टा आर एस इज इक्वल टू वन इफ आर इज इक्वल टू एस। किसी का दिमाग अगर चल गया तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, अगर नहीं चलेगा तो उसको मुश्किल लगेगा। करो करो, ट्राई करो सब लोग इसको। अश्मित प्रेजेंट हो तो यस लिखो। लक्ष्य, मेहंदी रता, अश्मित कुमार, विनय, अमन यादव, ठीक है। आ रहा है किसी का आंसर? कर रहे हो सब लोग ट्राई? जिस जिससे नहीं हो रहा वो लिख दो सर। क्या लिखो? नो लिख दो बस। जिससे हो रहा है वो यस लिख दो।
जिससे नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्या करना है, वो नो लिख दे चैट बॉक्स में, और जिससे हो रहा है वो यस लिख दे। ओके ओके ओके। जीरो नहीं आएगा बेटा, एन में आएगा इसका आंसर ना, क्योंकि एस बी 1 to n है, आर बी 1 to n है। अभी देखो उमंग आ गया होगा, स्क्रीन आपको विजिबल होगा। चलो देखो मैं बताता हूँ, टाइम कम बच रहा है हमारे पास। ओके ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बताया आपको कि पहले ना एन रेश नहीं बेटा, एन रेश पार्ट 2 क्यों लिखा आपने, थोड़ा सा गलत है। कुछ कुछ टर्म मैच कर रही है, कुछ टर्म मैच नहीं कर रही प्राची आपके ना। चलो अभी देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया दो समेशन है, एक ये वाला समेशन है, एक ये वाला समेशन है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एस वाले समेशन को ओपन अप करता हूँ। डेल्टा आर एस की वैल्यू दी हुई है उसने, इसका मतलब पता है क्या हुआ, देखो सुनो, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ। सबको स्क्रीन दिख रही है, यस लिखो जिस जिसको स्क्रीन दिख रही है, विधि को नहीं दिख रही। अभी मैंने रिफ्रेश किया बेटा, सबको स्क्रीन और वॉइस दिख रही है, सुन रहा है अच्छे से, तो यस लिखिए। ठीक है, विधि ट्राई टू री लॉग इन, उसको मतलब एक बार बस एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करो मीटिंग को। ठीक है चलो आ जाओ, वापस आ जाओ आप सब लोग। देखो चलो इधर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ पहले इसका मतलब बता रहा था, अगर मान लो मेरे पास डेल्टा 1 2 आ जाता है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसमें आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू 2 है, तो डेल्टा 1 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब अगर मान लो मेरे पास डेल्टा 1 1 आ जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि अब आर भी 1 हो गया, आर और एस बराबर हो गए, तो आर भी 1 हो गया और एस भी 1 हो गया, तो डेल्टा 1 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब डेल्टा 2 2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। डेल्टा 3 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। डेल्टा 2 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। डेल्टा 2 4 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जब जो सफिक्स है उसका, उसमें आर और एस की वैल्यू अगर अलग अलग आती है, मतलब ये दोनों वैल्यूज अगर अलग अलग हैं, तो वो 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे इस केस में, वो 1 हो जाएगा। तो पहली चीज उसने ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। फिर अब मैं इसको ओपन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसको ओपन अप किया, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एस को ओपन अप किया, तो ये समेशन आर इक्वल टू 1 to n ऐसे ही रहने दिया। फिर मैंने एस को ओपन अप किया, तो क्या आएगा, डेल्टा आर 1 2 रेशो द पावर आर 3 रेशो द पावर 1 प्लस, क्योंकि समेशन है, डेल्टा आर 2 2 रेशो द पावर आर 3 रेशो द पावर 2, डेल्टा आर 3 2 रेशो द पावर आर 3 रेशो द पावर 3। कहां तक जाना है ऐसे तेरे को, डेल्टा आर एन 2 रेशो द पावर आर 3 रेशो द पावर एन, यहां तक जाना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी मेरे को लग रहा है। मैंने क्या किया, एस वाला समेशन ओपन अप कर दिया। अब मैं आर वाला समेशन ओपन अप करूंगा। तो अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले आर को 1 रखना है। जब आर को 1 रखूंगा तो क्या आएगा, डेल्टा 1 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1, डेल्टा 1 2 2 की पावर 1 3 की पावर 2, डेल्टा 1 3 2 की पावर 1 3 की पावर 3, ऐसे करते करते डेल्टा 1 n 2 की पावर 1 3 की पावर n। नेक्स्ट आते हैं, फिर आर को तू क्या रखेगा, 2 रखेगा। डेल्टा 2 1 2 की पावर 2 3 की पावर 1, डेल्टा 2 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2, डेल्टा 2 3 2 की पावर 2 3 की पावर 3, ऐसे करते करते डेल्टा 2 n
2 की पावर 2 3 की पावर n, ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, डेल्टा 3 1, देखते रहो भाई, पैटर्न आपको समझ आ जाना चाहिए। 2 की पावर 3 3 की पावर 1, डेल्टा 3 2, 2 की पावर 3 3 की पावर 2, डेल्टा 3 3, 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ऐसे करते करते डेल्टा 3 n, 2 की पावर 3 3 की पावर n। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा n1, डेल्टा n1 किसके बराबर आएगा, 2 की पावर n 3 की पावर 1, डेल्टा n2 किसके बराबर आएगा, 2 की पावर n 3 की पावर 2, ऐसे करते करते डेल्टा nn किसके बराबर आएगा, 2 की पावर n 3 की पावर, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर अब आप ध्यान से देखो, अब आपको वैल्यूज पता है, क्या वैल्यू पता है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा 1 1 की 1, डेल्टा 1 2 की वैल्यू कितनी है 0, डेल्टा 1 3 की वैल्यू कितनी है 0, डेल्टा 1 n की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि जब r और s आपस में बराबर नहीं होंगे तो डेल्टा r s की वैल्यू 0 है, तो ये सारी टर्म्स आपकी 0 बन जाएंगी, 0 इंटू समथिंग इज 0। ये वाली टर्म भी आपकी क्या बन जाएगी 0, ये टर्म आपकी फिर 1 बनेगी, ये फिर 0, ये सारी 0 बनेगी, ये टर्म 0 बनेगी, ये टर्म 0 बनेगी, ये फिर 1 बन जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें 3 3 है, 2 2 है, 1 1 है, ये फिर 0 बन जाएगी, ऐसे लास्ट में ये 1 बनेगी, बाकी सब 0 बन जाएंगी। तो अगर आप ध्यान से अब ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको ये समझ आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, सो ऑन टू 6 की पावर n। तो जीपी बन गई, क्या आंसर आ जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/5 इंटू 6 की पावर n माइनस वन। तो दिस इज द आंसर। तो प्राची काफी क्लोज आ गई थी, बट फाइनल आंसर उसका थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखो भाई, सबको समझ आया नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, मैं रिपीट करता हूँ फिर। ऑल क्लियर कर दो भाई जिसको समझ आ गया। ठीक है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी बाकी जिनको क्लियर हो गया वो सब ऑल क्लियर कर दो। ठीक है, चलो, काफी बच्चों को क्लियर भी हो गया, कुछ बच्चों को मैं एक बार और बता देता हूँ, जैसे अंकित को डाउट है। तो इसमें क्या है कि S12n R12n है बेटा, जिसको भी डाउट आता है जरूर पूछा करो। इसमें दो समेशन है, तो हमने सबसे पहले इसमें डेल्टा आर एस क्या है ना, डेल्टा आर एस कुछ एक वैल्यू है, या तो वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। अगर आर और एस बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आर और एस बराबर होंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जब आर और एस बराबर नहीं होंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो हमने क्या किया, डेल्टा आर एस निकालने की कोशिश करी, अब डेल्टा मतलब इसको ओपन अप करने की कोशिश करी समेशन को। सबसे पहले एस को 1, एस वाले को ओपन अप किया, मतलब ये वाली ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने एस को 1 रखा, तो क्या आएगा, आर की तो अभी वैल्यू पता नहीं है, तो डेल्टा आर 1 2 की पावर आर 3 की पावर 1। फिर एस को 2 रखा, डेल्टा आर 2 2 की पावर आर 3 की पावर 2, डेल्टा आर 3 2 की पावर आर 3 की पावर 3, ऐसे करके फिर डेल्टा आर एन 2 की पावर आर 3 की पावर एन, फिर आर को ओपन अप कर दिया। अब आर को ओपन अप करेंगे तो ये वाली टर्म में आर कहां से कहां तक जाएगा, 1 से n, तो वो एक लाइन में लिखा हुआ है पूरा, डेल्टा 1 1, क्योंकि अब इसमें ये वाली वैल्यू तो फिक्स है, डेल्टा 1 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1, डेल्टा 2 1, आर की वैल्यू 2 आएगी ना इसमें। अच्छा, मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, पूरा ही सेट पूरा एक साथ ओपन अप किया हुआ है। तो जैसे इसमें क्या बता रहा हूँ, एक बार सुनो, एक मिनट। इसमें क्या किया मैंने, जैसे पहले ये वाले स्टेप को देखो एक बार। तो मैंने क्या किया, डेल्टा आर को 1 गिरा, तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा 1 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1। फिर इसमें आर को 1 गिरा, क्या आएगा, डेल्टा 1 2 2 की पावर 1 3 की पावर 2। इसमें आर को 1 गिरा, डेल्टा 1 3 2 की पावर 1 3 की पावर 3। इसमें आर को 1 पुट किया, डेल्टा 1 n 2 की पावर 1 3 की पावर n। ठीक है, ऐसे ही फिर आर को 2 पुट किया, क्योंकि आर जो है समेशन है ना बेटा, आर 1 2 3 ऐसे जाएगा। फिर जो आपका लास्ट स्टेप है, अब वो कैसे आया, डेल्टा 1 1 की वैल्यू 1 दी हुई है ना, ये तो प्रॉब्लम में दिया हुआ था, डेल्टा 1 1 इज 1, डेल्टा 2 2 इज 1, डेल्टा 3 3 इज 1, सो ऑन टू डेल्टा n n इज 1, रेस्ट जो है वो आपके 0 है। तो डेल्टा 1 1 1 हो गया, डेल्टा 1 2 0 हो गया, डेल्टा 1 3 0 हो गया, डेल्टा 1 n 0 हो गया, डेल्टा 2 1 0 हो गया, डेल्टा 2 2 फिर 1 हो गया। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या बनी, ये बनी 6, ये बनी 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर n, बाकी सब 0 हो गए।
तो 6/1, 6/2, 6/3 सो ऑन टू 6/n, इसका सम निकाल लिया हमने, जीपीए तो इसको सम निकाल लिया। अब बताओ सब क्लियर हो गया अंकित आदित्य सबको? ठीक है चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, मतलब अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत ही धांसू है। मतलब इस चैप्टर का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो करने वाले हैं। देखते हैं क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है। लेट एस के, पैकेज में भी होगा, ये जेई का क्वेश्चन है। 1 2 3 सो ऑन टू 100। तो जो k है वो नेचुरल नंबर वैल्यूज ले रहा है फ्रॉम 1 to 100, एंड दिस डिनोट्स द सम ऑफ sk, डिनोट्स द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब जीपी की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये sk जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी डिनोट कर रहा है। ठीक है, whose first term, whose first term is k minus 1 divided by k factorial, and the common ratio, and the common ratio is 1 by k, then value of 100 square by 100 factorial plus k 1 to 100 modulus of k square minus 3k plus 1 mod, mod है यहाँ पे, ठीक है, ये मॉडुलस है, इंटू एस के का मॉड क्लोज, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आप सब लोग क्या करें, इस बार एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका पहले तो मतलब सोचें कि भाई इसका मतलब क्या बन रहा है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सब बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को? Not visible. ओके, अब बेटा देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया है। वाई ध्रुव, वाई यू हैव टू लीव द क्लास? ठीक है, देन यू शुड वॉच द रिकॉर्डेड सेशन आफ्टर दिस, ठीक है। किसी को अब समझ आया? आप तो सब लोग शांति हो गए, भाग तो नहीं गए क्वेश्चन छोड़ के?
देखो इसमें क्या कह रहा है मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। लेट एस के डिनोट्स द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज के माइनस वन डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल एंड द कॉमन रेशियो इज वन बाई के। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी, के वन से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि एस वन क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, जीरो। के माइनस वन बाई के फैक्टोरियल लिखोगे तो वन पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। और ये फर्स्ट टर्म हो गई, और उसका कॉमन रेशियो कितना है हमारे पास, वन। ठीक है जी। अब जो S2 है, S2 हमारे पास क्या होगा, K2 होगा उसमें। उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, उसकी फर्स्ट टर्म होगी K माइनस वन बाई के फैक्टोरियल, तो हो जाएगा वन बाई टू फैक्टोरियल, और कॉमन रेशियो कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। समझ आ रहा है, तो वो कुछ ऐसा कह रहा है। ऐसे S3 क्या होगा, वन बाई थ्री फैक्टोरियल, सॉरी वन बाई थ्री फैक्टोरियल नहीं, इसको क्या लिखेंगे, S3 क्या होगा, के माइनस, उसकी फर्स्ट टर्म होगी K माइनस वन बाई के फैक्टोरियल ना, तो टू बाई थ्री फैक्टोरियल, और कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री। अब वो क्या कह रहा है बेटा, ये तो हो गया, उसने कहानी बता दी एसके की, कि भाई एसके आपका ए अपॉन वन माइनस आर से निकल जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट जीबी का सम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, तो फिर वो क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करो। अब एसके अगर इसके बराबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके बाद, इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ हंड्रेड स्क्वायर बाय हंड्रेड फैक्टोरियल प्लस के वन टू हंड्रेड के स्के माइनस थ्री के प्लस वन इंटू एस के। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एस के ही निकाल लेते हैं। एस के निकाल लेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एस के किसके बराबर आएगा, एस के आएगा ए अपॉन वन माइनस आर, इनफाइनाइट जीबी का सम है, ए अपॉन वन माइनस आर। तो ए जो है हमारा किसके बराबर है, के माइनस वन डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल अपॉन वन माइनस आर। आर मेरा किसके बराबर है, वन बाई के। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा, के माइनस वन डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल इंटू के माइनस वन इंटू के। ठीक है, तो एस के आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, के अपॉन के फैक्टोरियल हो जाएगा, प्रोवाइडेड के इज नॉट इक्वल टू वन। क्योंकि जब के वन हो रहा है तब तो एस के क्या हो जाएगा, जीरो बाई जीरो बन जा रहा है। तो ये आपको ना ये वाला स्टेप इसमें ध्यान रखना था, अगर ये नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो के शुड नॉट बी इक्वल टू वन, तो के फैक्टोरियल को लिख सकते हो के इंटू के माइनस वन फैक्टोरियल, तो दिस टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू के माइनस वन फैक्टोरियल प्रोवाइडेड के इज नॉट इक्वल टू वन। तो के इक्वल टू वन के लिए हम अलग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है जी, एस के अब हमने निकाल लिया है, तो अब हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि भाई मैंने एस के निकाल लिया है। अब मेरे को ये वाली टर्म निकालनी है, तो इस टर्म में क्या लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं, हंड्रेड स्क्वायर बाय हंड्रेड फैक्टोरियल प्लस इसके साथ जो टर्म है वो क्या है मेरे पास, के वन टू हंड्रेड, के वन टू हंड्रेड मॉडुलस ऑफ के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन एंड एस के इज के माइनस वन फैक्टोरियल, तो वो डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि इंटू एस के है। ठीक है, के माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये टर्म आ गई मेरे पास। अब एक चीज इसमें बस क्या ध्यान में रखनी है कि भाई के वन के लिए प्रॉब्लम आएगी, के टू के थ्री के फोर के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो के वन को हम अलग से ही निकाल लेते हैं। तो के वन के लिए हमारा क्या था, के वन के लिए हमारा ये टर्म क्या बनेगा वो देख लेते हैं एक बार ना। तो के वन के लिए तो हमारा जो एस वन है वो एक्चुअली में जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा बताओ, के वन के लिए सम जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट टर्म ही जीरो है, कॉमन रेशियो वन है, तो जीरो प्लस जीरो सो ऑन टू, जितने भी टाइम्स आप इनफाइनाइट टाइम्स भी करोगे तो वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो एस वन इज एक्चुअली इक्वल टू जीरो, सो फॉर के वन दिस टर्म इज जीरो, तो ये कंप्लीट टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस को अब मैं के टू से लिख देता हूँ, समझ आ गया होगा ना। के वन से क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि के वन पे तो जीरो ही हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। ठीक है जी, के टू से लिख दिया। अब इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, अब इसको ब्रेक करना है, इस टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, तो वो मैं कर रहा हूँ, हंड्रेड स्क्वायर बाय हंड्रेड फैक्टोरियल प्लस के टू टू हंड्रेड, यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज एट के इक्वल टू वन, एट के इज इक्वल टू वन, एस के इज इक्वल टू जीरो, एस वन इज जीरो। ठीक है, अच्छा अब इसको ब्रेक करना है बेटा, तो इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये ना आप देखना, ये जो अंदर वाली टर्म है ये वीएन मेथड बनेगी, तो मैंने इसको लिखा के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन माइनस के अपॉन के माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये टर्म बन गई हमारे पास, सब लोग ध्यान देते रहिए अभी भी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा के टू टू हंड्रेड मॉडुलस ऑफ, ये वाली वैल्यू आ जाएगी के माइनस वन का होल स्क्वायर
अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस k अपॉन k माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म आ गई। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल प्लस k टू 200। ठीक है, ये जो टर्म थी मेरी, इसको मैंने k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना k से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि k2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई मॉड ऑफ k माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय k माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस k स्क्वायर अपॉन k फैक्टोरियल। देख रहे हो ये वीएन मेथड बन गया। आप देखो ध्यान से, ये अगर आपका एफ ऑफ के है, ये अगर आपका एफ ऑफ के है, तो ये आपका एफ ऑफ के माइनस 1 है। बट इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं, ये मॉड आ गया, तो इसीलिए थोड़ी सी और आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में दो ट्रिक्स थे। एक तो एस के की वैल्यू निकालनी थी। अगर आप उसको के 1 से स्टार्ट कर देते तो आपका प्रॉब्लम गलत हो जाता। तो इसमें एक कैच ये है कि आपको उसको के 2 से स्टार्ट करना है। के 1 से स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम ही गलत हो जा रहा था, क्योंकि इसमें एक माइनस 1 यहाँ पे जो, अगर आप देखो मान लो के 1 पुट करते हो तो ये टर्म तो 0 आ जाएगी और ये टर्म आपकी 1 आ जाएगी। तो वो ना, वो ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जबकि ये फैक्टर होने नहीं चाहिए ना, क्योंकि 1 पे तो 0 है, तो ये वाली वैल्यू आनी नहीं चाहिए। तो वो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, तो उससे आंसर गलत आ जाता है। तो इसलिए के 1 को हटाना था। दूसरा, इसमें वीएन मेथड तो है बट साथ में मॉडुलस भी लगा हुआ है। मॉडुलस लगा हुआ है उसमें थोड़ा आपको और कॉशियस होना पड़ेगा। तो अब इसको ओपन अप करते हैं। तो मैं ओपन अप कर रहा हूँ 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल। सबसे पहले मैंने के को 2 पुट किया। के को 2 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 बाय 1 फैक्टोरियल माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर के को 3 पुट किया, समेशन है तो प्लस करेंगे, 3 स्क्वायर बाय, सॉरी 3 पुट करेंगे तो के माइनस 1 है ना, तो 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल माइनस 4 स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल। ये सारी टर्म्स हमारी मॉड में आती रहेंगी। 4 स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 5 स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में हमारे पास 100 आ गया, तो 99 स्क्वायर बाय 99 फैक्टोरियल माइनस 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल। ये टर्म आ गई अब हमारे पास। अब देखते हैं, ये आएगा 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल। अब मॉड को थोड़ा ध्यान से ओपन अप करना है। आप ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू जो है ये एक्चुअली में 2 है और ये वाली वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, इसका मॉड 1 आएगा। ठीक है, इधर देखो, अब नेक्स्ट टर्म देखो, ये वाली टर्म, इस टर्म में क्या आ रहा है 4 बाय 2 माइनस 9 बाय 6, तो ये आ रहा है 2 माइनस 3 बाय 2। तो इसमें तो क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इसको हम एज इट इज ही ओपन अप कर देते हैं। 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आगे वाली टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन रही है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन रही है 9 बाय 6 माइनस 16 बाय 24। अब इसमें देख लो कौन बड़ा है, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो 2 बाय 3। तो इसमें भी ये वाली टर्म बड़ी है, 9 बाय 6 बड़ा है। तो अब इसका मतलब है इसके आगे वाली टर्म्स में ये एज इट इज ओपन होता रहेगा, तो ये इसके आगे वीएन बन जाएगा पूरा, ये ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आपके पास आ जाएगा 99 स्क्वायर बाय 99 फैक्टोरियल माइनस 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल। अब हुआ क्या, अगर आप कैंसिल आउट करने पर आओ तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म, तो ये टर्म फाइनली इससे, इसके पीछे वाले से कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनली अब टर्म्स बचेंगी, एक टर्म तो है 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 4 बाय 2 माइनस 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल होगा, हमारा फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो भाई, सबको क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो, जिसको नहीं क्लियर हुआ है बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, प्रवीण को रिपीट करना है। और देखो किसी को अगर नहीं समझ आया हो जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है चेतना, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं जल्दी से, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ हमारा नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो सब लोग इधर ध्यान दो। हाँ चिराग, मैं आई एम रिपीटिंग। इस प्रॉब्लम में क्या था कि एक तो एस के उसने बोला हुआ था सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज के माइनस 1 बाय के फैक्टोरियल एंड द कॉमन रेशियो इज 1 बाय के। हाँ अब सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई एस के का मतलब क्या है। अब एस वन का क्या मतलब है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उस एस वन का मतलब है इनफाइनाइट जीपी विद
फर्स्ट टर्म 0 कॉमन रेशियो 1। S2 का मतलब है इनफाइनाइट जीपी का सम विद, इसमें ये SK की फर्स्ट टर्म है ना, तो K को 2 डालेगा तो क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो कितनी आएगी 1/2। K को 3 डालेगा तो क्या आएगा 2/3 फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो 1/3। तो ऐसे ही ये SK बना हुआ है, और SK की वैल्यू कितनी आएगी A/1 - R। तो मैंने A/1 - R निकाल दिया, ये मेरा A है, ये मेरा R है, तो A/1 - R करके यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। बट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया K1 नहीं हो सकता, क्योंकि K1 पर SK डिफाइन ही नहीं हो रहा। SK की वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल आउट, 0/0 बन जाएगी। और जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो S1 की वैल्यू 0 है एक्चुअली में। S1 की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 है, कॉमन रेशियो 1 है, तो 0 + 0 + 0 आप इनफाइनाइट टाइम्स करोगे तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। 0 है मतलब 0 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करो, 5 बार करो, 10 बार करो, वो 0 ही आएगा। तो S1 एक्चुअली में 0 था, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज एप्लीकेबल इफ K इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बिकॉज S1 इज 0, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और यहाँ पे भी समझ आ रहा है कि K कर 1 हो जाएगा तो मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, SK लिख दिया K into K - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा था तो 1/K - 1 फैक्टोरियल आ गया। फिर जहां पे प्रॉब्लम था हमारा उसमें SK रिक्वायर्ड था, तो वहां पे मैंने SK रख दिया, बट मैंने आपको बताया कि भाई S1 की वैल्यू 0 है, तो जब मैं K को यहाँ पे, अब जैसे समेशन ओपन अप करोगे तो K को 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 100 रखोगे, तो जब K को 1 रखोगे तो वैल्यू ये आएगी 1 + 1 - 3 - 1 × 0, 0 हो जाएगा। तो S1 तो 0 है ना, तो इसलिए K1 पर ये वाली टर्म 0 हो रही है, तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि वो 0 है, 0 + समथिंग इज सेम, तो वो सेम वैल्यू आएगी, तो इसलिए K = 1 हटा दिया, बिकॉज SK इज 0। फिर K = 2 से स्टार्ट कर दिया। फिर क्या किया, अब यहाँ पे VN मेथड बनाया, K² - 3K + 1 को लिख दिया K² - 2K + 1 - K, तो ये बन गया K - 1 का होल स्क्वायर बाय K - 1 फैक्टोरियल माइनस K बाय K - 1 फैक्टोरियल। इसको K से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया K - 1 का होल स्क्वायर बाय K - 1 फैक्टोरियल माइनस K² बाय K फैक्टोरियल। बट इसमें मॉडुलस भी आ रहा था। अब मॉडुलस आप जानते हो, मॉडुलस के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो एज इट इज ओपन अप होता है, मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो नेगेटिव लगा के ओपन अप करना पड़ता है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए हमने वैल्यूज मतलब थोड़ी सी पुट करके चेक करी। पहले मैंने K को 2 पुट किया, K को 3 पुट किया, K को 4 पुट किया, 100 पुट किया, तो मुझे समझ आ गया यहाँ तो मेरी अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, बट इसके आगे जो भी टर्म्स हैं वो सब पॉजिटिव में ओपन अप हो रही हैं। तो मैंने पहली वाली टर्म को पॉजिटिव में ओपन अप किया, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। बीच वाली सारी टर्म्स कैंसिल होगी, क्योंकि था तो VN ही, ठीक है, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। कौन कौन सी बची, एक बची 1, एक बची 2² / 2 फैक्टोरियल, एक बची -100² / 100 फैक्टोरियल। 100² / 100 फैक्टोरियल बाहर हमारा बैठा ही हुआ है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो गया, तो 1 + 4/2 हमारा आंसर 3 आ गया। अब क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, और देखो कोई और प्राणी जिसको समझना है दोबारा से, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब हम टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद 15 मिनट्स ओनली, तो कम टाइम ही रहेगा, डिस्कशन रह जाता है फिर। ठीक है, अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दो क्वेश्चन है वो मैं डाउट सेशन में ले लूंगा। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई आपको पैकेज के, जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है, पैकेज और मॉड्यूल इज द सेम थिंग, तो आपको मॉड्यूल के प्रोग्रेशन चैप्टर के सारे डाउट मुझे भेज देने हैं। कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने इंडिविजुअली पूछ ही लिए थे, बहुत ही कम बच्चे पूछ रहे हैं, तो आप सब मुझे डिस्कस कर दें। इसकी मैं वेडनेसडे, थर्सडे या ट्यूसडे, कल भी हो सकता है, अगर आप मेरे को आज ही भेज देंगे, या थर्सडे तक हम इसकी डाउट क्लास ले लेंगे, इसकी डाउट क्लास। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वेडनेसडे को मेरी 12th की रहती है एक्चुअली में, तो ट्यूसडे या थर्सडे, कल या फिर थर्सडे को ले लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका। टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री 1। तो कुछ बच्चों ने ये किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको असाइनमेंट्स डिफरेंट मिलेंगे। लास्ट टाइम जैसे डीपी दिए थे उससे अलग असाइनमेंट्स मिलेंगे, तो दे कैन डू दी असाइनमेंट्स, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री 2। इसका भी मॉड्यूल मैं इसी में फाइल्स में शेयर कर दूंगा। हर एक चीज आपको मैथ्स की फाइल्स में मिल जाएगी, फाइल्स में फोल्डर्स बने होंगे, उसमें वीडियोस भी मिल जाएंगे और आपको मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे।
ठीक है, उनको डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप अगर थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाता है। स्टिल किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो एक चीज आप मान के चलो कि 10th की मैथ्स से 11th की मैथ्स जो है वो 10th की मैथ्स से मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन बना दिया, ज्यादा 2-3 ग्रेटर बना देते हैं, ज्यादा ही मुश्किल है थोड़ी सी, है ना। तो 10th की मैथ्स में क्या होता है, आप एक एक्सरसाइज पढ़ते हो, जैसे आपने मान लो लीनियर इक्वेशन की एक एक्सरसाइज पढ़ी, उसमें ऐसा था ना कि भाई लाइन अगर पैरेलल होती है तो क्या होता है, a1/2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अब आपने वो पढ़ा और आपको क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आते रहेंगे, मतलब ऐसा आपको इतना भी दिमाग नहीं यूज करना कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा। बहुत ही कम केसेस में वो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि भाई 2 लाइन बनाने को दे दी और फिर वो पूछ रहा है कि भाई क्या कंडीशन आ रही है, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन वहां पर नहीं है। बट जो 11th की मैथ्स है उसमें ऐसा है कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, और मैं वो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा। एक चैप्टर में 400-500 क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको जैसे क्लास में अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग अराउंड 70 to 100 क्वेश्चंस। एक चैप्टर में हम 70 to 100 की रेंज में रहते हैं हर बार, और कुछ चैप्टर जो बड़े चैप्टर्स हैं उसमें 150 की रेंज में भी जाते हैं, 12th में आते हैं कुछ बड़े चैप्टर्स। ठीक है, तो जैसे पीएनसी भी आएगा अभी 11th में आएगा, उसमें भी हम 150-160 क्वेश्चंस एक चैप्टर में करते हैं, वो बड़ा चैप्टर है। तो कहने का क्या मतलब है कि 500-600 क्वेश्चंस में उस मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने जो क्वेश्चंस कर लिए वो आपका सुपर सेट हो गया और पेपर उसी में से आना है। आपको ना एप्लीकेशन लगाना आना चाहिए, और पेपर जैसे जो इस बार का जो पेपर मैंने बनाया था वो एग्जैक्ट वैसा ही पेपर था जैसे जेई मेंस का आया था। अब मेरी मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट है, आप लोग को ये समझना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं सिखाता हूँ कि भाई पहले हमने क्या किया, जैसे अगर हमें क्रिकेट खेलना सीखना है तो पहले बॉल आएगी एकदम ग्राउंड को टच करते हुए, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई क्या बोलते हैं उसको, डेड बॉल, नीचे से आ रही है नीचे से आ रही है, आपने बैट से उठाना उसको सीख लिया। फिर मैं क्या करूंगा, 4 टप्पे वाली आपको बॉल दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आपको फिर थोड़ी सी और अच्छी बॉल दूंगा, फिर अच्छी अच्छी बॉल दूंगा। मतलब मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको क्या करूंगा, हम ऐसे करेंगे भाई, आप क्लास का भी लेवल देखेंगे ना, वो एक सर्टेन लेवल, पहला लेक्चर हमारा हर चैप्टर का पहला या दूसरा लेक्चर थोड़ा सा इजी रहता है, वो आपके एनसीईआरटी को तो ऐसे खत्म कर देगा। आप कभी अब टाइम मिलेगा तो एनसीईआरटी उठा के देखना, आपको लगेगा कि यार एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, वाकई में मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत ही इजी है। तो मेरी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से वर्क करती है, मैं ऐसे करता हूँ कि भाई मैं आपको लेक्चर 1 और 2 बहुत ईजी रहेंगे, विद टाइम आपका लेक्चर में लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आपका विद टाइम लेवल बढ़ता रहेगा और आपको पेपर भी सही लेवल का ही आएगा। अगर आपके ऐसा होगा ना बीच में जैसे 10 टेस्ट हो रहे हैं उसमें 1-2 टेस्ट थोड़े इजी बनाए जाते हैं, बाकी सारे आपके 7-8 टेस्ट जो हो रहे होंगे वो जेई मेंस लेवल या उसके ऊपर के होंगे। तो कुछ बच्चों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन किया था कि सर इसका लेवल क्या था, इसका लेवल जेई मेंस के लेवल का था। जेई मेंस का मैथ्स का लेवल ऐसे ही आता है, और आपको जितना जल्दी रूबरू हो जाओगे ना उतना जल्दी आप उसको कोप अप कर लोगे। और हम सबको अब ये एफर्ट करना है, जैसे मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ, अपने सारे डीपीज और अपने सारे मॉड्यूल्स इनको ऑनेस्टली करो। अगर आप इन चीजों को ऑनेस्टली करोगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। बट अगर आप उससे काम चोरी करोगे ना कि मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूँ, अब जैसे हो सकता है बहुत बच्चों ने होमवर्क ही ना किया हो, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके पैकेज के डायरेक्ट एज इट इज दे दिए थे कि भाई किसी ने होमवर्क किया होगा ना वो कर लेगा, उसको उसको जल्दी से उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो टिक कर देगा डायरेक्टली। और फिर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको वो टाइम डिवोट कर लेगा। बट ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चों के मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने काम चोरी करी है, आपने काम पूरा अच्छे से नहीं किया है। तो अगर आप काम चोरी करोगे तो फिर ऑब्वियसली सक्सेस इज नॉट देयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखते हुए एक शेड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा टाइम ही पढ़ो, जैसे मेरा भी एक शेड्यूल है, मेरे को सुबह 8 से 11 क्लास लेनी है, तो मैं 8 से 11 में फोन आ जाए कुछ आ जाए मैं बिल्कुल नहीं उठाता हूँ, until बहुत ही अर्जेंट कॉल आ जाए मैं बिल्कुल नहीं उठा रहा हूँ। अभी भी कॉल आ रहे जा रहे हैं, मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा हूँ, क्यों, मुझे पता है कि भाई 60-70 बच्चे बैठ के मुझे सुन रहे हैं। अब 60-70 स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन मी, इफ आई एम 5 मिनट्स लेट तो कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। हर बच्चे का 5 मिनट आप कर लो, 5 into 60 मिनट्स कर लो, समझ रहे हो ना। तो आप सब लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि भाई अगर मुझे किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो मुझे अपनी शेड्यूलिंग बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि टाइम टेबल भेजो आप, क्योंकि बहुत बच्चे तो हो सकता है टाइम टेबल को फॉलो करते हो, बहुत बच्चे ऐसे करते होंगे
बस क्या हो गया, ये तो सर ऐसे ही पीछे पड़े हुए हैं हमारे, हमें तो कुछ नहीं करना, हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं नहीं मैं तो करूंगा, आज जय हनुमान जी मैंने कर लिया, आज तो मैं पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाया और टाइम टेबल फॉलो ही नहीं किया। तो ऐसा टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। अब आप अभी से पीछे रहने लग जाओगे ना, अभी से, अभी बहुत बच्चों की स्पीड स्लो होगी, बहुत चीजें सीखनी है ना आपको। बच्चे 12th में आ जाते हैं, उनकी स्पीड भी ग्रो नहीं करती है, बट अगर हम एक कॉन्शियस एफर्ट लगाएंगे तो वी विल ग्रो, एवरीवन विल ग्रो। और मेरा एक ही टारगेट है भाई, जो बच्चा मेरे से पढ़े वो तो भाई फोड़ा फाड़ी मचाए मैथ्स के पेपर में जाके। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर कोई फॉलो नहीं करता है, हर कोई थोड़े टाइम तक फॉलो करेगा फिर छोड़ देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई फॉलो करता ही नहीं है। अब जो फॉलो करता है उसमें रिजल्ट्स आते हैं, वो इंप्रूव करता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, एक शेड्यूल बनाओ, मतलब मेरा भी लाइफ का एक शेड्यूल है भाई, अभी मेरा फिक्स है कि अभी मेरे को 12 बजे तक सारी चीजें करनी है, फिर पेपर चल रहे हैं, इस टाइम पे मैं डाउट सॉल्व करूंगा, इस टाइम पे मैं खेलने जाऊंगा, इस टाइम पे मैं कुछ और काम करूंगा, इस टाइम पे पेपर सॉल्व करूंगा, इस टाइम पे पेपर बनाऊंगा। मैं, मेरा लाइफ मतलब पूरा एकदम शेड्यूलिंग से चलता हूँ मैं पूरा। इनफैक्ट फोन का भी फिक्स है कि मेरे को इस टाइम पे घर पे बात करनी है, बीच में मैं करता ही नहीं हूँ, बीच में अगर कोई अर्जेंट कॉल आएगी तो अटेंड करूंगा, अदरवाइज मैं करूंगा ही नहीं। तो वो आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप नहीं करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा, बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको जेई में, जैसे मेरा ऑल इंडिया रैंक 637 था, ठीक है, तो किसी का अगर रैंक मेरे से अच्छा था, 5 था, या तो उसका आईक्यू बहुत तेज होगा, या उसकी शेड्यूलिंग और उसकी प्रिपरेशन मेरे से बहुत अच्छी होगी। ठीक है, किसी का रैंक 2000 था, तो उसकी प्रिपरेशन या उसकी जो शेड्यूलिंग वीड्यूलिंग होगी वो मेरे से कम होगी। मतलब मैं बहुत रिलीजियसली तैयारी करता था अपनी, मैं ड्रॉप किया था, पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था। तो मतलब मुश्किल है। अब आप, हमारे टाइम में 3 लाख बच्चे बैठते थे, मैंने 2005 में पेपर दिया था, 3 लाख बच्चे बैठते थे। अब आज की डेट में 15-16 लाख के आसपास का फिगर है, 12 to 15 के बीच में फ्लक्चुएट करता है जेई मेंस के लिए। तो कंपटीशन लेवल ज्यादा है, और पेपर का लेवल भी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब विद टाइम वो पेपर के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई 1 लाख बच्चा पेपर दे रहा है तो अलग बात है, 15 लाख बच्चा या 14 लाख 12 लाख स्टूडेंट्स अगर अपियर कर रहे हैं तो अलग बात है, लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, और एडवांस का लेवल भी और अच्छा हो गया है। तो इसीलिए हम लोगों को मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो एक शेड्यूल फॉलो करो, मैथ्स नीड एटलीस्ट 2 hours ऑफ डेली स्टडी, अगर आप 2 घंटे नहीं करोगे आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, यू शुड हैव अ टारगेट दैट एटलीस्ट आई विल सॉल्व 30 to 40 क्वेश्चंस। अभी आपको इस चीज पे नहीं सोचना है, जैसे कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर मेरी स्पीड नहीं बन रही, मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही, वो अभी नहीं आएगी। अभी तो आप मान लो ना, पहला चैप्टर हुआ है या दूसरा चैप्टर हुआ है, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्पीड बहुत जल्दी से आ गई कि फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। वो तो मेरे से होंगे क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है, वो तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कर दूंगा, बट आप नहीं कर पाओगे अभी उसको। कुछ बच्चों को भी टाइम लगेगा, कुछ बच्चों से स्पीड बढ़ गई होगी, उनकी अच्छी हो गई होगी, जिनकी सॉल्विंग एबिलिटी या एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है उनकी स्पीड अच्छी होगी। बट इसमें घबराना नहीं है कि मेरी सर स्पीड ही नहीं बढ़ रही, एफर्ट नहीं छोड़ना है। अगर आपने यहीं पे हिम्मत हार गए ना, फिर खत्म है सीन, फिर तो ऐसा हो गया हमने पहले ही मान लिया कि भाई मेरा तो कॉलेज मेरे को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अच्छे कॉलेज जाना बहुत बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और आप बहुत अच्छा करोगे ना। छोटा मत सोचा करो लाइफ में ना, बड़ा सोचो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और उस बड़ा करने के लिए आपको अच्छी जगह से पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई सर्टेन स्टेज तक, बैचलर्स और मास्टर्स तक, जो भी जिसको जितना भी वो कर सके उतना करना ही चाहिए। मतलब फ्यूचर के इंजीनियर्स बनते हो तो इंडिया में बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। अब देखो, टेस्ला कंपनी है, इलॉन मस्क है, वो भाई कितना क्रांतिकारी सा आदमी है, उसने मतलब इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ गया, मतलब पता नहीं क्या उसने ऐसा कर लिया भाई। वैसे तो गवर्नमेंट स्पेसशिप वगैरह बनाती है, उसकी कंपनी जो स्पेसशिप बनाती है। तो आप ऐसा सोचो ना कि कुछ बड़ा करना है, छोटी चीजों से मतलब सीमित नहीं रहना है। कभी जब आपके गोल्स अच्छे होंगे तो ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। अब मुझे मोटिवेशन क्यों रहता है, क्योंकि मेरे भी गोल्स अच्छे हैं, मेरे को कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना होगा ना, तो आप में इतनी हिम्मत आएगी, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्योंकि टाइम अगर मैं वेस्ट कर रहा हूँ तो मतलब ऐसा होगा ना कि वो किल हो रहा है टाइम। जो भाई कोई आदमी 3 दिन में काम कर रहा है, 3 दिन में उसने 18 घंटे काम किया, और मान लो मैंने एक दिन में 16 घंटे काम कर लिया, तो मेरी जो सक्सेस रेशो होगी विद टाइम, मैं उससे 3 टाइम्स आगे चला जाऊंगा, अगर सेम कैलिबर का आदमी है। तो इसीलिए अपनी मेहनत करो, और ये मत सोचो कि आपका बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। इजीली नहीं है बेटा, मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था अपने टाइम में, और आप समझ लो मुझे भी ड्रॉप करना पड़ा था। मेरा पहले अटेम्प्ट में जेई मेंस में AEEE बोलते थे, 6000 कुछ रैंक था।
ठीक है, ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में। और उसके बाद फिर जब मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया था तो मुझे अब दूसरा जेई एडवांस तो हुआ ही नहीं था। अब दूसरी बार जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो फिर मुझे क्लियर था कि भाई मेरे अच्छे अच्छे रैंक आएंगे। तो फिर जेई मेंस में भी बहुत अच्छा रैंक आया था, 1000 के आसपास आया था, एडवांस में 637 आया था। तो ये अपनी मेहनत है, अगर आप पूरा जान लगा के करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और अभी टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, 2 साल है। तो इंपॉर्टेंट ये क्लास कॉपी। अब मैथ्स में करना क्या, आपको मैंने ओरिएंटेशन में बताया, क्लास कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास कॉपी की हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो वो चूज कर करके कराता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है जो टॉपिक, मतलब इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, तो वो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, रिवाइज करो। अगर नहीं हो रहा है, आपकी स्पीड कम हो रही है, उसको रिवाइज करो। और मैंने बोला था कि आपको क्लास से आगे रहना है, उसका क्या मतलब होता है कि क्लास से आगे रहना है कि आपको जैसे बोला है कि भाई पैकेज का डिस्कशन है, परसों बोला हुआ है, तो आपको कल तक खत्म हो जाए, उसको बोलते हैं क्लास से आगे रहना। ना कि अभी जाके आप आगे वाला चैप्टर करना स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपको यही करना है कि भाई जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो मेरा अच्छे से हो जाए। अगर आपका वो टॉपिक अच्छे से हो गया है, सब खत्म हो गया, फिर आप मुझे बताओगे सर मुझे अब क्या करना है, मैंने सब खत्म कर लिया। ठीक है, तो मैथ्स टफ है ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, दूसरा, हम अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे, किसी को और को नहीं कोसना है, अपने आप को मतलब अच्छा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप मतलब जैसे मैं हूं तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ अपने लिए, ऐसे आप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर में हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए, और अगर आप बहुत अच्छा कर पाए अपने देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को पहले तो हल्के में मत लो। दूसरा, आपने जो टाइम टेबल बनाया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करो। टाइम लगता है किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, साइंटिफिकली इट इज प्रूवन दैट यू नीड 21 डेज। तो मेरे को अगर कोई हैबिट नहीं बनानी है, मान लो मेरे को जिम स्टार्ट करना है, तो अगर मेरे को अच्छे से अपनी बॉडी को थोड़ा बिल्डअप करना है और जिम रेगुलरली करना है, तो आई नीड टू डू इट एटलीस्ट फॉर 21 डेज ऑन अ रेगुलर इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे करना पड़ेगा, तभी वो मेरी एक हैबिट बनेगी अच्छे से। ठीक है, तो आप कोई भी अगर चीज नहीं स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो आपकी सीटिंग नहीं है 3 घंटे की, तो आप क्या करो, आधे घंटे की बनाओ, फिर स्लोली स्लोली बढ़ाओ उसको, 1 घंटे की करो, 1.5 घंटे की करो, 2 घंटे की करो। और एकदम कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करो। मार्क्स आएंगे आपके, बट अगर आप गिव अप कर दोगे तो नहीं आएंगे ना। समझते हो ना, वो आपने सुना होगा ना कि कोई भी एक काम को अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम गिव अप कर देंगे, वो वाली स्टोरी होगी ना, जैसे कौवे को पानी पीना है और घड़े में पानी कम है, अब वो 3-4 कंकड़ डाल के पानी, तो उसको नहीं मिल पाएगा, कितने कंकड़ डालने पड़ेंगे, उसको डालते रहने पड़ेंगे जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाता। सेम वही वाली बात है, आपको मेहनत तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपका रिजल्ट सही नहीं आ जाता। और अगर आपका मैथ्स में सही रिजल्ट आ रहा है ना, इस पेपर में अगर ऑनेस्टली किसी के 70 अबव आ रहे हैं, तो उसने जेन्युइनली मेहनत करी होगी, आप पूछ भी सकते हो बच्चों से, उसने अच्छे से मेहनत करी होगी। अगर उसने चीटिंग नहीं करी है, अगर उसने मतलब ऑनेस्टली पेपर दिया है बहुत अच्छे से, तो 70+ इज अ गुड स्कोर। ठीक है, और जिसका 50+ है वो डिसेंट एनफ स्कोर है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। जिसका 50 से कम स्कोर है, मतलब उसने कुछ भी मेहनत नहीं करी, मतलब मेरी आईज में उसकी कोई भी, मतलब मैं उसको ये मानता हूँ कि उसने मेहनत नहीं करी है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और एनी टाइम आपको कोई भी दिक्कत आती है, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, क्योंकि ना अभी टाइम ऐसा है, आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, फोन पे बात होती है, तो हैप्पीनेस कोशेंट हमारा थोड़ा सा कम रहता है। जब आपका हैप्पीनेस कोशेंट कम रहेगा तो आपकी आउटपुट कम आती है। तो इसीलिए अपना एक रूटीन बनाओ, आप खेलने का भी बनाओ, अगर आप खेलने नहीं जा पा रहे हो तो योगा करो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो, डंड मारो, कुछ ऐसे जैसे होता है ना पुशअप्स मारो, ऐसी कुछ एक्टिविटी करो जिससे आप हाफ एन आवर 1 आवर की, जिससे आप एकदम अलर्ट रहो और फिर खुश रहो। जब खुश रहोगे फिर आपको ना शेड्यूल बन जाएगा कि भाई 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 6 घंटे हो गए, 3 घंटे क्लास होगी, 9 घंटे, फिर बचे आपके पास कम से कम 6-7 घंटे, उसमें मस्ती करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, टीवी करो, कैरम खेलो, चेस खेलो, जो भी करना चाहते हो, कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो, नॉवल पढ़ना चाहते हो, वो करो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बट जो भी चीज कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं कर पाते हो तो वी विल लूज एवरीथिंग, मतलब वो स्टार्ट हो जाएगी कि आप अभी से हार मानने लग जाओगे कि यार ये तो मेरे से हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया। स्टिल अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ और मेरे से पूछना चाहता है, दे कैन मैसेज मी आइदर ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम और ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, 3 to 5 में मैं अवेलेबल रहता हूँ फॉर कॉल्स ऑल्सो। इवनिंग में थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो जाता है, कुछ और काम करने रहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर दो अगर मैं कॉल नहीं पिक कर रहा हूँ, आई विल कॉल बैक। तो आई होप कि आप मेहनत करेंगे और मुझे डाउट्स आउट सेंड कर देंगे जल्दी से जल्दी। जिसने नहीं भी किया है वो मेरे को ऑनेस्टली बता दो, मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं आपका ना बुरा नहीं चाहता।
मैं आपको क्लियर बता के चलूंगा कि भाई बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा नहीं हुआ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे आपको फालतू की वो नहीं बोलूंगा कि भाई तेरा तो सिलेक्शन पक्का ही है, तू कुछ भी मत कर, ऐसा नहीं बोलूंगा। अगर आपके मार्क्स सही आ रहे होंगे तो आपको बोलूंगा आपका सिलेक्शन पक्का है, अगर आपके नहीं आ रहे होंगे तो आपको बोलूंगा आपका सिलेक्शन नहीं पक्का है। तो आप मेरे से ऑनेस्ट रहें, आप मेरे को ऑनेस्टली बताएंगे सर मैंने इतना, मैं आपको डांटूंगा भी नहीं ज्यादा, मैं बस आपको मोटिवेट ही करूंगा। आपने क्वेश्चन नहीं किए, एक चैप्टर खत्म हो गया, मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, छोड़ इसको, अब जो नया चैप्टर आ रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर, उस पर पूरी जान लगा, फिर देखते हैं आप कितनी जान लगा पाते हो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन मैसेज मी। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो एकदम एंथू से।